डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ लिया था गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग में हम पढ़ रहे थे। हमने दो टॉपिक पढ़े थे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के है और इसके की आप बेसिस पे आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक तो गॉस से जो रिलेटेड था, एक तो हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स, और जो दूसरा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि किस टाइप से हम आवेश वितरण पढ़ते हैं। और उसके बाद में आपसे कुछ इसमें हमने यूनिट पूछी गई थी, कौन कौन सी यूनिट थी, तो उसकी आपने यूनिट भी बताई थी और वो भी बिल्कुल सही आई थी। इसके हमने तीनों वितरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरे टॉपिक के अंदर हमें कैसे हम इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, तो वो ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो उसको समझने से पहले हम कुछ इसके बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे डिराइव की जाती है वो हमें चेक करनी है। तो आइए समझ लेते हैं पहले। तो अपना जो चैप्टर है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसके अंदर हमें देखना है। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले पॉइंट वो समझिए। तो देखो, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यदि हम एक बार माइंड के लिए अपन वापस से अपने दिमाग में लेके आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने सूत्र पढ़ा था वो होता है E इज इक्वल टू, क्या लिखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यदि हम इसकी बात करेंगे डायरेक्शन की तो यह आ जाएगा आर क्यूब। देखो कि आपको बताया गया था पहले कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है ये, और एक हमने पढ़ा था एफ अपॉन क्यू नॉट, तो उसके बेसिस पे ही निकल के आता है। के की जो वैल्यू होती है वो हमें पता होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर नॉट आर क्यूब। यदि मैं यहाँ से अल्पांश की बात करूं, यदि सिर्फ अल्पांश लेके चले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, टोटल मान नहीं लेके चल रहे, जैसे हमने आवेश का एक अल्पांश लिया था कि dq है, dq अपॉन dl है, या फिर रेखीय आवेश वितरण हम पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ते हैं, तो किस टाइप से वैल्यू लेके चलते हैं तो वो समझिए। यदि हमने ये आवेश का अल्पांश निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं dE। ठीक है, बराबर क्या आएगा, तो ये तो आने वाला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो k की वैल्यू है, इसमें चेंज नहीं होगा। ये आप देखिए हमने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पढ़ रहे हैं आवेश वितरण के बेसिस पर, तो इसमें चेंज आएगा किसमें, आवेश की मात्रा पर। यदि आवेश अत्यल्प है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अत्यल्प, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी कि आवेश या आवेश का समूह ही अपने चारों ओर किसका निर्माण करता है, विद्युत क्षेत्र का। तो यदि आवेश अल्पांश रहेगा, यहाँ पे यदि बात कर दूं क्यू को हम डीक्यू में बदल दें तो क्या आ जाएगा, ये इसका अल्पांश आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यदि हम इसका टोटल मान निकालना चाहे तो वापस इसका समाकलन करेंगे तो डीक्यू का समाकलन क्या होता है, क्यू आ जाएगा, तो वापस से वही हमें मान मिलने वाला है। लेकिन हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के हमें एक एक टॉपिक के अंदर इसकी जरूरत पड़ने वाली है और उसी को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो ये इसको हम पॉइंट दे रहे हैं एक। अब देखिए मैंने रैखिक आवेश वितरण पढ़ा था और आपको ये बताया गया था कि रैखिक आवेश वितरण जो होता है उसको हम दर्शाते हैं लैम्डा से, और लैम्डा का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था कि एकांक लंबाई पर आवेश का जो वितरण होता है यानी कि Q बटा L जो होता है उसी को हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। यदि मैं इसको अल्पांश में बदल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, यदि अल्पांश आवेश होगा तो dq अपॉन dl हो जाएगा, यही होता है, आपको बताया गया था। तो यहाँ से अपने पास dq का मान आ रहा है, तो देखिए यहाँ हमें dq की जरूरत है। जिस टाइप से जो भी वितरण होगा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। जैसे पृष्ठ पर वितरण पूछा जा रहा है, आपसे बोला जाए कि एक तार है, एक अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, कौन सा वितरण यूज करेंगे, क्योंकि अनंत लंबाई का तार होने का मतलब एक तार हो गया जिसकी लंबाई अनंत है और वो रैखिक है, तो रैखिक आवेश वितरण उसके अंदर यूज किया जाएगा और वहां पर आवेश वितरण जो है ये आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से इसको इम्प्लाइज करूँ, dq का मान निकालूं तो कितना आएगा, लैम्डा डॉट dl लिख सकते हैं। ये जो dl भाग में कहा जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, यदि पूरा होता तो हम सिर्फ क्या लिखते ये, ओके, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर। तो इसके बाद पे हम यदि रैखिक आवेश यानी आपको बोला जाए कि अनंत लंबाई का एक तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे D इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल मान निकालना है सपोज कीजिए, तो आप क्या करोगे, इसका समाकलन, यहाँ पे भी समाकलन आ जाएगा क्योंकि D का समाकलन क्या होता है। ठीक है, तो हम D की वैल्यू लिख रहे हैं पहले, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, dq की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा डॉट dl, तो लैम्डा डॉट dl अपॉन r स्क्वायर डॉट r क्यूब।
ये मान होगा। अब ध्यान रखिए जब भी हम इसका यूज करेंगे, जिसमें जैसे आपको बोला जाए कि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें टोटल तीव्रता निकालनी होगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि यदि वितरण यदि मान लो रेखिक ना होकर के एक पृष्ठ होता, तो पृष्ठ या आवेश वितरण में क्या होता? पृष्ठ या आवेश वितरण में हमने लिखा किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बटा एस लिखवाया था। यदि अल्पांश लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? डी क्यू अपॉन डी एस। देन इंप्लाइज करेंगे डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? यहां से आ जाएगी सिग्मा डॉट डी एस। बस यहाँ पे जहां पे डी क्यू आ रहा है वहां पे लिख लीजिए। तो यदि कोई पृष्ठ आ जाता है और वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम वैल्यू लिखेंगे डी का समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे फिर से वापस से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की जगह हम क्या लिखेंगे? अब की बार सॉरी, यहाँ पे डी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? सिग्मा डॉट डी एस अपॉन वही आर स्क्वायर डॉट आर क्यू। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि हम ऐसे ही आवेश वितरण की बात किसके लिए कर देते हैं? आयतन के लिए। तो आयतन या आवेश वितरण में क्या हो जाएगा? आयतन में आएगा E इज इक्वल टू समाकलन डीई इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या आएगा? वहां पे आता है रो, क्योंकि रो इज इक्वल टू होता है डीक्यू अपॉन डीवी। देन डीक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो डीवी। तो यहाँ से रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय आवेश वितरण के साथ। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आसानी से निकाली जा सकती है। इन्हीं का यूज करके हम एक एक पॉइंट जो है आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, उसमें हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, और वो जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पोज करना। इसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही बड़ा पॉइंट, और क्या है इसका मतलब समझिए, और ये एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे अपनी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमें समझना है कि किस टाइप से ये वैल्यू निकाली जाएगी। और यदि क्वेश्चन आता है अकेला तो 3 नंबर का आएगा एग्जाम में, मान के चलिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहीं से समझेंगे कि किस टाइप से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो दिया है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की एक वलय है, एक रिंग दे रखी है आपको जिसकी रेडियस जो है आर बताई गई है, पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित किया गया है, एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया है। तो आपको बताया गया था जब क्यू आवेश दिया जाता है, स्थिर बिंदु आवेश हो, तो उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है? विद्युत क्षेत्र वितरित है वलय की अक्ष पर। अब वलय की अक्ष कौन सी हो जाएगी? जो वलय जहां पर स्थित होगी उसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से चलना है x दूरी तक। हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और प्रतिबंध x इज ग्रेटर देन r की भी हमें तुलना करनी है। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे तुलना करेंगे। पहले हमारा जो काम है वो यही है कि सबसे पहले एक वलय बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। एक वलय बना लेते हैं, ये मैंने एक रिंग बना ली, ठीक है? ये हमने एक वलय लिया, ये इसका केंद्र हो गया, इसको हम बोलेंगे सेंटर O, ठीक है? और इसकी जो त्रिज्या है वो हम ले लेते हैं, कितनी बताई गई है? R त्रिज्या की। तो कैपिटल R इसकी रेडियस है, ठीक है? इस पर क्यू आवेश बांटना है समान रूप से, तो हम इसके ऊपर क्यू आवेश दे देते हैं। ये मैंने इसको आवेश दे दिया क्यू, ठीक है? अब यदि क्यू आवेश मान लीजिए, तो इसका हम अल्पांश ले लेते हैं। 2 स्थितियां लेते हैं, एक तो यहाँ पर मान लीजिए ए है और दूसरी स्थिति ले लीजिए बी, ठीक है? तो क्या होगा इससे? ये अल्पांश हम लेके चल रहे हैं कि इतनी से हमने एक हिस्सा लिया, इसका दोनों लंबाई जो है समान है, ये मान के चलिए डीएल लंबाई है। ये अल्पांश जो दोनों की लंबाई क्या है? सेम है। छोटा सा हिस्सा लिया हमने, डीएल लंबाई का मान लिया। आपको बताया था कि पूरी लंबाई यदि एल हो तो आप छोटा सा हिस्सा जो मान सकते हैं वो किसके बराबर होगा? डीएल के। अब देखिए इस पर आवेश हम मान लीजिए कि यहाँ पर भी डीक्यू आवेश है, समान आवेश है, और यहाँ पर भी कितना आवेश है? डीक्यू। क्योंकि अल्पांश से एक छोटा सा हिस्सा होता है और दो हमने इक्वल हिस्से ले लिए ए और बी, जहां पर आवेश जो है समान रूप से वितरित है। तो ये काम तो जो उसमें लिखा हुआ पहली लाइन में उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक आर त्रिज्या की वलय पर क्यू आवेश, तो एक कैपिटल आर त्रिज्या की हमने वलय ली जिस पर क्यू आवेश हमने वितरित कर दिया। 2 हमने इससे लिए, क्यों लिए? अब इसके बारे में आगे समझेंगे। तो वलय की अक्ष पर, वलय की अक्ष पे चलना है, तो ये वलय की एक्सिस हो गई है, ठीक है? उस पर x दूरी चलनी है, तो यहां से आप x दूरी चलिए। तो ये दूरी हम मान लेते हैं x है, यहां तक की दूरी, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं P, ठीक है? इस x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी। मान लीजिए कि x दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P, जहां पर हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखने का तरीका तो ये होगा कि एक हमने वलय लिया जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। इसके केंद्र से x दूरी पर एक स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बाद में प्रतिबंध देखेंगे क्या प्रतिबंध होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये हमें निकालना है इसकी एक्सिस पे। तो यहां से ये दो घटक है, वो इसके घटकों में इसको डिवाइड करते हैं। तो आप मान लीजिए कि ये जो है ये इसका घटक है, ये इसका घटक हो गया, ठीक है। इस अल्पांश ए के कारण, ये अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप मान लीजिए कितनी भी मान सकते हैं। जैसे हमने DE1 मान लीजिए अल्पांश है, तो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, अल्पांश से आएगी, और कितनी आएगी, DE1। इसी प्रकार से दूसरा अल्पांश है, ये भी इक्वल ही है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं कितनी आएगी, ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया अल्पांश का। और इस अल्पांश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये पॉइंट हो जाता है, हम मान लेते हैं DE2, ठीक है। परिमाण के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो हम ये सिर्फ ये चेक करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा घटक आता है। हमें ये घटक लेके चलेंगे और कैसे इसका मान निकालिए। आप एक चीज ये ध्यान रखिए, वैसे तो आपको पता है कि ये सेम ही होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से समान दूरी पर स्थित था ये बिंदु, तो ये भी अल्पांश सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ से इक्वल दूरी पर ही हमने एक पॉइंट लिया है, क्योंकि केंद्र से दोनों साइड की दूरी क्या है। जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे दूरी है स्मॉल r, तो ये दूरी भी स्मॉल r ही होगी, तो इसका मान कितना होगा, तो आप देख सकते हो कि ये तो हो जाएगा लंब, ये इसके साथ हम थीटा घटक मान लेते हैं क्योंकि इक्वल पोर्शन में डिवाइड है ये, ठीक है, थीटा और थीटा। तो क्या होगा, इस r की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ से, क्योंकि आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है r, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर। वैसे ये भी सेम रहेगा, दोनों साइड से आप देख सकते हो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान आने वाला है। ये आगे अपने पास वैल्यू, इसके बाद में कर दिया स्टार्ट। इसके बाद में देखो यहाँ से ये अल्पांश में इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो इसके कारण तो आ गया DE1 और इसके कारण DE2। वैसे हालांकि हम देखेंगे कि दोनों की वैल्यू जो है सेम ही आने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये थीटा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक इक्वल लाइन में डिवाइड करता हूँ। तो ये कौन है, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाले के, तो दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो अब बताइएगा कि ये घटक तो किसके बराबर आएगा। आपको बताया था कि जैसे ही अपन अक्ष के साथ घटक लेंगे वो तो बदल जाएगा किसमें, कोस थीटा में, और लंबवत घटक जो होगा वो किसमें बदल जाएगा, साइन थीटा में। तो देखिए क्या आने वाला है, तो ये तो आएगा DE2 कोस थीटा, इधर से ये DE1 कोस थीटा आ जाएगा सेम ही लाइन पर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि DE2 है तो इसका आधार के साथ घटक DE2 कोस थीटा, इधर ये DE1 है तो इसका आधार के साथ घटक DE1 कोस थीटा। अब देखिए इसके लंबवत दिशा में क्या आएगा, DE2 साइन थीटा, और ये इसका DE1 का घटक इधर लंबवत आ जाएगा DE1 साइन थीटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हम कैसे वैल्यू इसमें फाइंड कर रहे हैं। तो इतना सिंपल सा वर्क करना है, खाली इसको घटक में डिवाइड करना है। यदि हमें ये थोड़ी समझ में आ जाती है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वापस से देख लीजिए कि एक बार हमने एक वलय लिया है जिसके ऊपर हमने आवेश दिया है Q, r त्रिज्या की वलय है, इसके केंद्र से x दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, इसके दो हिस्से बांट लिए ताकि हमें घटक का पता लग जाएगी, क्योंकि आप जिस भी दिशा में आप घटक इसका ज्ञात करोगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फैक्टर की। जैसे हमने निरक्षीय रेखा में हमने निकाली थी तो फैक्टर लेना जरूरी होता है, तो उसी टाइप से हम एक फैक्टर ले रहे हैं, क्या आने वाला है। तो हमने अल्पांश में इसको डिवाइड किया, दो इक्वल अल्पांश लिए डीएल लंबाई के ए और बी। हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है DE1 आती है, इधर इधर जाएगी DE2 आएगी, ठीक है। आधार के साथ घटक है तो कोस थीटा बन जाएगा, और लंबवत घटक जो है वो क्या आएगा, साइन थीटा। अब आप यहाँ से क्या बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो देखो समझो, इस अल्पांश के कारण, ए अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो आएगी DE1, ठीक है। उसका मान कितना होगा, सिर्फ वैल्यू की बात करें या सदिश रूप में लेना चाहो तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो DE1 परिमाण लेते हैं एक बार, क्या फॉर्मूला बताया था अभी,
इससे पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ही सिखाया था, और कौन सा वितरण है, रैखिक आवेश वितरण है। तो आप देखिए यहाँ से, यदि आवेश वितरण रैखिक हो, क्यों है, क्योंकि एक वलय है, और वलय क्या होती है, एक तार ही होती है जिसको हमने मतलब घुमा करके एक गोलाकार आकृति देते हैं, तो एक तार के समान हो गया, और वहां पे वितरण जो आता है वो कौन सा वितरण आएगा, रैखिक आवेश वितरण, ठीक है। और इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना अल्पांश दे रहे हो, dq और dl पर, तो dq बटा dl, ठीक है। यहां से हम मान किसका निकालेंगे, dq का, वो कितना आएगा, लैम्डा डॉट dl, ठीक है। तो रैखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, तो यहां से समझिए d1 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या जाएगा, अभी आपको बताया था कि q अपॉन होता है, तो dq अपॉन r इसका रहेगा, और dq का मान कितना है, लैम्डा डॉट dl। ये हम पहले वाले टॉपिक से समझ चुके हैं, यदि आपको इसमें भी डाउट है तो आप ना सीधा सीधा पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, वो आएगा dq अपॉन r स्क्वायर, और dq का मान कितना है, लैम्डा डॉट dl। मैं पर यहाँ पे सीधा लिखूंगा, आप दूरी देख सकते हो कितनी है, r, तो r स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, a से p की ओर, तो a p की, ठीक है। यदि हम डायरेक्शन सदिश रूप में लिखना चाहे तो ये मान आएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार से आप d2 का b के कारण देखिए कितना आएगा, तो बता सकते हो d2 का मान कितना आने वाला है, यहाँ से इस b अल्पांश के कारण बिंदु p पर, वो भी आएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डॉट dl, है अल्पांश, सेम ही अल्पांश है, और दूरी भी वही है r स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, बस b से p की ओर, तो b p के। अब आप देखिए यहां से हमने ये सारा तो यूज कर लिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सेम ही है, लेकिन खाली परिमाण जो है, दिशा की बात करेंगे वो अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से dE1 और dE2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है परिमाण में, लेकिन दिशा दोनों की अलग अलग है। अतः दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे। एक तो इसका जो आधार के साथ घटक है वो है cos थीटा, और एक लंबवत घटक sin थीटा। तो देखिए यदि इनका मान बराबर है, dE1 और dE2 cos थीटा दोनों एक तरफ है, तो दोनों एक तरफ होंगे तो मान क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो जुड़ने वाली, यानी कि फैक्टर जो बच रहा है वो यहाँ पे कौन सा बच रहा है, cos थीटा वाला। जबकि यहाँ पर dE2 और dE1 का मान तो वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन जो है sin थीटा की वो क्या है, अपोजिट है, यानी कि ये मान तो इधर जा रहा है और ये मान इधर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी, इसलिए एक मान तो प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का। तो आपको पता लग रहा है कि कौन सा घटक यहाँ से हटने वाला है, कौन सा घटक हटेगा, ये साइन थीटा वाला। क्यों, क्योंकि इसका मान तो परिमाण में बराबर है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के फैक्टर को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और जो एक साइड वाले जो है घटक वो दोनों एक ही तरफ होने की वजह से जुड़ जाएंगे। तो कौन सा घटक बचा है, यहाँ से घटक बच रहा है d1 cos थीटा, तो डायरेक्शन जो होगी इसकी ये वाली हो जाएगी cos थीटा वाली। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा है, हमें क्या देखना है, इसका cos थीटा वाला फैक्टर देखना है, पॉज करना, ठीक है। तो इसके बाद में परिमाण तो हो गए, ये दो बराबर हो गए, तो सिर्फ जो घटक है हम कहेंगे कि दिशा ज्ञात करने के लिए इसको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है इसका आता है। तो हमने देखा कि जो ये लंबवत घटक है वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। अब बात यहाँ पर ये नहीं है कि कौन सा घटक जोड़ना है, कौन सा घटक हमें हटाना है, क्योंकि हमारे पास एक पूरी रिंग है और उसके कारण आप क्या क्या करना चाहते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि यहाँ पर आपको जो फैक्टर मिल रहा है वो कौन सा घटक मिल रहा है, cos थीटा वाला। आई होप क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि इस पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, आप एक चीज सोचिए कि अभी हमें पूरी वलय का हमें यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो। समाकलन की यदि हम गणित की बेसिस पे चले तो आपको बताया गया था कि आप कोई भी एक छोटा सा हिस्सा लीजिए, ठीक है, उसका मान निकाल करके आप पूरा उसका क्या करते हो, समाकलन। जैसे आपको पता है कि आपके पास एक वैल्यू है dq, तो इसका टोटल मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि कोई भी इसका एक हिस्सा लेंगे, यदि एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए और उसका पूरा समाकलन कर देंगे तो पूरी वलय आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम सिर्फ क्या करेंगे, एक घटक लेके चलेंगे, और कौन सा घटक आएगा, चाहे तो आप लोग cos थीटा वाला dE2 वाला, चाहे घटक ले सकते हो dE1 वाला, ठीक है। तो यहाँ से यदि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी, तो वलय की कुल जो तीव्रता आने वाली है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो तीव्रता आएगी उसको मैं लिख रहा हूं E, ठीक है।
और वो कितनी आएगी, समाकलन आएगी कौन सी, कोई भी एक घटक लीजिए आप, DE1 ले लीजिए या ले लीजिए DE2, और कौन सा फैक्टर आएगा, वो आएगा cos थीटा। क्यों लिया है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है कि एक अल्पांश से इतने से हिस्से से हम निकालेंगे और इसका पूरा समाकलन करेंगे तो अपने पास पूरी क्या आ जाएगी, वलय आ जाएगी। बस इतना सा काम करना है। अब इसमें सोल्व कीजिए और ये इतना रखते हैं, आपके पास जो आंसर आएगा वही हमें देखना है। तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई, समाकलन DE1 का मान रखिए, DE1 का मान कितना अपने पास 1/4, परिमाण लिखना है सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डॉट DL अपॉन R स्क्वायर, ये कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो राशि डिपेंड कर रही है, समाकलन जो है वो DL पे डिपेंड कर रहा है, तो बाकी टर्म को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, पहले कोस थीटा का मान और निकाल लेते हैं। ठीक है, कोस थीटा का जो सूत्र होता है आप जानते हो, कोस थीटा क्या होता है, लाल बटा कका से आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार क्या है, इसमें आधार देख सकते हो, ये तो है x और कर्ण है r, तो x बटा r, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डॉट DL, तो लैम्डा तो ऐसा कैसा, DL भी ऐसा कैसा, r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखिए, r है ये, r की वैल्यू अंडर रूट में, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और कोस थीटा का जो मान है अपने पास वो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ x अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब और कैसे सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, तो आगे देखिए। इसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, या तो इधर वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, इसको तभी आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, और तो E इज इक्वल टू यहाँ से निकालें तो देखिए समाकलन है सिर्फ DL पे डिपेंड करता है, बाकी राशियों को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 है और ये है इसकी पावर आधी, तो 1 और आधी कितनी आ जाएगी, 3/2, कितनी आ जाएगी, 3/2। तो यहाँ से लैम्डा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर जो है वो हम लिख देंगे 3/2, और समाकलन में आ जाएगा DL, और साथ में एक चीज और आ रही है x, या आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बार फिर से अपना फोकस जो है इस वलय पे कीजिए। यहाँ से DL है जो एक अल्पांश लिया था, ठीक है, ये अल्पांश हमने DL लिया है, तो इसका पूरा समाकलन करेंगे तो क्या आएगा आप बता सकते हो, पूरी वलय की जो परिधि होती है वो आएगी, क्योंकि DL एक छोटा सा हिस्सा है। DL किसका हिस्सा है, एक वलय का हिस्सा है, और वलय का जब समाकलन करेंगे तो आपको पता है कि वलय जो है कहां से कहां तक फैली हुई है, तो इसकी परिधि जो होती है ना उस तक फैली हुई होती है, क्योंकि पूरा जो है इसका सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है वलय का 2πr। तो जब DL का हम समाकलन करेंगे तो क्या आना चाहिए, L आता है, लेकिन इसकी लिमिट हम देखेंगे। तो मैं कहने का मतलब है ये वलय संपूर्ण वलय के लिए निकालना चाहते हो, जैसे आपको बोला जाए कि एक वैल्यू है, तो आपको बता दिया जाए कि समाकलन करना आपको 0 से 5 तक, तो 5 उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो वैसे ही आप इस वलय का पूरा मान देखोगे तो वो कितनी होती है, 2πr। तो कहने का मतलब यदि आप लिमिट लगाना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो, 0 से लेकर 2πr तक, क्योंकि वलय संपूर्ण वलय का निकालना चाहते हैं, तो 0 से लेकर 2πr, 0 से लेकर 2πr, और यदि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 0 से लेकर 2πr। बस आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि जो DL समाकलन है वो संपूर्ण वलय के लिए है, इसका वलय के लिए समाकलन आएगा। DL का समाकलन होता तो L है, लेकिन ये पूरी परिधि को शो करता है, लंबाई नहीं है ना। आप ये देखिए कि पूरी वलय की लंबाई L नहीं है, इसकी लंबाई जो है वलय की वो क्या है, 2πr। जैसे हम बोलेंगे कि किसी भी वलय की जो परिधि होती है, यानी हम बोलेंगे कि वलय की लंबाई कितनी है, तो वलय की लंबाई का मतलब हो गया इसका पूरा परिमाप कितना है, तो परिमाप कितना है इसका 2πr। तो ये इसका समाकलन जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 2πr। लिखना चाहो समाकलन में तो लिख सकते हैं, यदि अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। पोज करना है समाकलन हम लिख लेते हैं। DL का समाकलन जो आएगा, यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ कि DL जो है वो संपूर्ण वलय को शो करता है 0 से लेकर 2πr तक। तो समाकलन तो आएगा इसका L, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2πr। तो हम पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो आपको पता है क्या आने वाला है, 2πr। या सीधा सीधा आप ये देखिए कि इस पूरी वलय का समाकलन करेंगे तो पूरी सर्कमफ्रेंस आएगी, कितनी आएगी, 2πr। तो वो वैल्यू वहां पुट कीजिए, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2
एंड डीएल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको x को यदि बाद में लिखूं, यहां से मैं इस x को उठा करके क्या कर रहा हूं, बाद में लिख रहा हूं, इस 2 पाई आर को इधर लिख रहा हूं 2 पाई आर, और ये मैंने x लिख दिया इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए हमने देखा था कि ये लैम्डा डॉट 2 पाई आर एक्चुअल में बराबर किसके है, रैखिक आवेश वितरण हमने पढ़ा तो उसमें बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L होता है। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आई, इस L का जब समाकलन किया तो कितनी वैल्यू आई 2 पाई R, तो यहां से जो Q आएगा वो किसके बराबर जाएगा, लैम्डा डॉट 2 पाई R के। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा, खाली L का मान तो आपको पता है पूरी वलय का समाकलन 2 पाई R के बराबर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L होता है, L की जगह हमने 2 पाई R पुट किया तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई R, तो क्या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बस ये अपना रिजल्ट सही आ रहे तो यहाँ से E का जो मान आ रहा है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा डॉट 2 पाई R, और ये टोटल मान आ चुका है, तो यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर है ये यही है। अब हमें सिर्फ एक चीज और देखनी है, इसका प्रतिबंध, तो ये बोल रहा है कि प्रतिबंध x इज ग्रेटर देन की तुलना कीजिए R से। तो आप देखें यदि हम कहें कि x बड़ा है R से, ठीक है, इसकी तुलना करनी है, तो x स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, R स्क्वायर से। कहने का मतलब है कि R छोटा है इस x की तुलना में, तो x वाले मान को रखना है और R की टर्म को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से R को हटा दीजिए, बाकी टर्म को ऐसा का ऐसा लिखिए, तो आपके पास जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, आप इसको तो लिखते हो K, ऊपर Q है, x आ रहा है साथ में, और यहाँ पे R स्क्वायर यदि हट गया, R स्क्वायर को 0 कर दिया, तो x स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब, तो आपके पास मान आया KQX अपॉन x क्यूब, तो एक x से कटेगा तो क्या जाएगा, x स्क्वायर, तो जो अपने पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई, KQ अपॉन x स्क्वायर। तो ये इसका एक्चुअल में राइट आंसर है ये। ठीक है, तो दोनों आंसर जो है इसके यही है। तो आप समझ गए होंगे, हमें निकालना है 8 त्रिज्या की वलय के कारण जो समान रूप से वितरित है इसके ऊपर आवेश, उसके कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आती है E इज इक्वल टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, और जब प्रतिबंध x इज ग्रेटर देन R की तुलना करेंगे परिणाम के साथ, तो R वाली टर्म तो हो जाएगी नगण्य और x वाली टर्म बचेगी, तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा KQ अपॉन X स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसी टाइप के जो टॉपिक है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सवाल भी यदि एग्जाम में आ सकता है आपकी बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, और बस पढ़ते रहिए।